Hello student, welcome back again to the Nishan Classes online digital platform. Now we will discuss today class 12th biology B4 जो कि 4 जनवरी 2026 को होगा। फर्स्ट टेस्ट है फोर्थ टेस्ट है ये बायोलॉजी का। फर्स्ट क्वेश्चन आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन जो कि एमसीक्यूज काइंड ऑफ है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्राई जीन्स इन बीटी क्रॉप्स कोड फॉर। तो याद रखना है क्राई जीन जो है वो बीटी क्रॉप में किसको कोड करता है। तो एक्चुअली में किसको कोड करेगा? आंसर आएगा हमारा बी। ये एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है जो पर्टिकुलर इंसेक्ट्स को किल करने के लिए ही इंजेक्ट की जाती है। तो आंसर आएगा हमारा बी। आरएनए इंटरफेरेंस आरएनआई हेल्प्स इन। तो याद है हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं एक्चुअली में ब्लॉकिंग द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। एक एमआरएनए को हम लोग ब्लॉक करके उसको फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। तो आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीए डेफिशिएंसी कैन बी ट्रीटेड बाय। तो जीन थेरेपी के थ्रू हम लोग एडीए डेफिशिएंसी को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन फोर्थ द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लोन फिश एंड सी एनिमोन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो एक्चुअली में ये सी एनिमोन और क्लोन फिश ये एक्चुअली में किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है कॉमेंसलिज्म का, जिसमें एक को बेनिफिट होता है एक को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। यहाँ पर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को किस वे में मेजर कर सकते हैं? तो आंसर आएगा डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी में बायोमास का प्रोडक्शन भी होता है, नंबर्स भी है, परसेंटेज कवर भी है। तो इस बेसिस पर हम लोग एक डेंसिटी को ऑल ऑफ दीज यानी 3 के रेफरेंस में कैलकुलेट कर सकते हैं। द पिरामिड्स ऑफ द बायोमास इज इन एन एक्वाटिक सिस्टम इज जनरली। तो हमें याद है कि पिरामिड ऑफ बायोमास जो होगा तो वो एक्वाटिक पिरामिड के रेफरेंस में याद रखना इन्वर्टेड होता है। तो आंसर आएगा बी। द 100% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वाज प्रपोज्ड बाय। तो याद रखना 10% लॉ जो होता है एनर्जी का ट्रांसफर का वो एक्चुअली में किसने? लिंडमैन ने जो है वो प्रपोज किया था। तो आंसर आएगा उसका हमारा लिंडमैन जो कि बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ द बायोडायवर्सिटी शोज मैक्सिमम डाइवर्सिटी एज। तो एक्चुअली में ट्रॉपिक रीजन में मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में बायोडायवर्सिटी में, बिकॉज ऑफ वहां पर एनवायरनमेंट जो है बहुत मोस्ट फेवरेबल होता है। द टर्म एविल क्वार्टेट रेफर्स टू। तो याद रखना ये 4 तो वो फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं सीधे इकोसिस्टम को। तो वो आएगा 4th कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए 4 क्वार्टेट करके बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हमारे असर्शन रीजन काइंड ऑफ, जिसकी ऑप्शंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है असर्शन है जीन थेरेपी फॉर एडीए डेफिशिएंसी इज नॉट परमानेंट। कि एडीए डेफिशिएंसी जो है उसके लिए जीन थेरेपी को करेंगे तो ये परमानेंट नहीं होता। तो जीन थेरेपी फॉर एडीए डेफिशिएंसी इज नॉट अ परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है। रीजन आता है इसका लिम्फोसाइट्स हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पेन। क्योंकि लाइफ स्पेन जो है उसकी लिमिटेड होती है। तो बहुत सही है और ये एक्सप्लेन भी करता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी तो 15 डेज में किल हो जाती है। तो वहां पर जीन जो है वो थेरेपी फॉर एडी डेफिशिएंसी के लिए नॉट परमानेंट है। तो हम लोग जो आंसर आएगा वो ए आएगा। ए एक्चुअली में बी और राइट है दोनों और वो एक्सप्लेन भी करता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा assertion है population density can be expressed in a term of biomass. Population density can be expressed in a term of। मुझे एक डाउट है, यहाँ पर ऑप्शन पढ़िए कि बोथ ए एंड बी आर जो ट्रू होंगे और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है तो वो ए ऑप्शन आता है। यहाँ पर जीन थेरेपी जो होती है एडी डेफिशिएंसी के लिए नॉट अ परमानेंट, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जीन थेरेपी के थ्रू ही हम लोग एडीए डेफिशिएंसी को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के इंजेक्ट करते हैं उसको। जब तक डब्ल्यूबीसी जो है वो इमॉर्टल नहीं हो जाती तब तक वो करते रहते हैं हम लोग। तो एक बार जीन थेरेपी करने से कुछ नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी को इमॉर्टल करना तो बार बार करना पड़ता है। तो याद रखना किसी के मन में अगर डाउट आया तो परमानेंट क्योर है तो वो बार बार करते हैं, तब तक इंजेक्ट करते हैं जब तक कि डब्ल्यूबीसी इमॉर्टल नहीं हो जाती। तो वन टाइम में ही ये क्या नहीं होता, इमॉर्टल यानी परमानेंट क्योर ना होता। जब तक डब्ल्यूबीसी अपना आप बनना स्टार्ट ना हो जाए तब तक ये करना पड़ता है, इसलिए ये यहाँ पर स्टेटमेंट है, इसके रेफरेंस में याद रखिएगा। तो हमारा आंसर सही है, ए ही है।
सेकंड आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ बायोमास। तो हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को बायोमास की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, बायोमास भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर बायोमास जो होगा यानी कि नंबर जो होंगे ऑब्वियस और डेंसिटी को डिनोट करते हैं, सही है। यहाँ पर जो है बायोमास इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो बायोमास को ऐसा बोला गया है कि ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं पर्टिकुलर पॉपुलेशन में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि टोटल नंबर बोलो या बायोमास बोलो सेम थिंग्स होती है, पर ऐसा नहीं है। नंबर से अलग डिनोट करता है, बायोमास एक्चुअली में वेट की फॉर्म में आएगा, नंबर जो है वो एक नंबर्स की फॉर्म में आते हैं इंडिविजुअल के। तो ऑब्वियस यहाँ पर आंसर आएगा बी। और बी क्या बोलता है हमारा, बोथ ए और आर जो है वो ट्रू है, लेकिन आर जो है वो ढंग से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को, तो इसलिए वहां पर हमारा जो आंसर आता है वो बी आता है। क्योंकि यहाँ पर देखो इसने बायोमास और नंबर का रिलेशनशिप में बात कर दी है, वो पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। राइट थिंग तो है बोथ, लेकिन वहां पर वो उसका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। असर्शन देखो नेक्स्ट वन, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से लेस ही आएगी, ऐसा ये बोल रहा है। रीजन दिया है, पार्ट ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यूटिलाइज इन रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो जाती है। तो जीपीपी में से जब हम लोग आर निकालते हैं तब जाकर हमें क्या मिलती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्रोडक्टिव प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो ऑलवेज आगे सॉरी मेजर ही आने वाली है, लार्जर होती है नेट से। तो दोनों ऑप्शन सही है और ये एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट असर्शन आता है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर रीजन ऑफ हाई एंडेमिज्म। ऑब्वियस है बहुत ज्यादा हाई एंडेमिज्म वाला रीजन होता है, हॉट स्पॉट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो सच रीजन्स फेस अ हाई डिग्री ऑफ थ्रेट फ्रॉम हैबिटेट लॉस, ऐसा बोला गया। तो हैबिटेट लॉस के रेफरेंस सही है, ऐसा हॉट स्पॉट रीजन जहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है तो उनके थ्रेट होते हैं हैबिटेट के लॉस होने के, है ना, मतलब एंड में आने वाली है वो। हॉट स्पॉट रीजन ही क्यों बोला है, ये मतलब इतना अमाउंट में इतना कम हो गया कि एंड में आने वाले मतलब स्टिक्ट होने वाले, तो इनके थ्रेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं हैबिटेट लॉस के। तो दोनों सही है, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा उसको, वो एंडेमिज्म के रेफरेंस में बात कर रही है हैबिटेट के लॉस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट काइंड ऑफ है, व्हाई आर क्राई प्रोटीन हार्मलेस टू ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए क्राई प्रोटीन जो है वो हार्मफुल क्यों, सॉरी मतलब हार्मलेस क्यों होती है। तो क्राई प्रोटीन्स आर द इनएक्टिव इन एसिडिक कंडीशन ऑफ द ह्यूमन गट, दे बिकम द एक्टिव ओनली इन अल्कलाइन मीडियम। तो हमारे गट में तो ये एक्टिवेट होगा ही नहीं, तो हमारे लिए तो हार्मलेस है। इसका और क्वेश्चन मेंशन एनी टू यूजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल के यूजेस बताने। फर्स्ट वन है प्रोडक्शन ऑफ थेरापेटिक प्रोटीन बनाते हैं हम लोग। दूसरा है टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन सेफ्टी और टॉक्सिसिटी को हम लोग उसका जो सेफ्टी टेस्ट होता है वो हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल पे कर सकते हैं, इसलिए हम लोग काम में लेते हैं इनको। किसी भी पर्टिकुलर एनिमल के अंदर एक पर्टिकुलर जीन को इंजेक्ट करके हम लोग हमारे अकॉर्डिंग प्रोडक्शन बना सकते हैं कोई भी चीज को, इसलिए प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। टेस्टिंग भी कर सकते हैं किसी भी, जैसे माइस को हमने किसी पर्टिकुलर ड्रग या वैक्सीन के लिए सेंसिटिव कर दिया, उसके अंदर वो डालेंगे, अगर वो नेगेटिव इफेक्ट देता है तो जल्दी से सेंसिटिविटी करेगा और उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो देखने को मिलेगा सिम्टम्स, तो हमें पता लग जाता है कि इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स को इन टू फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर्स व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में अगर रिसोर्सेज को हम लोग अनलिमिटेड गिवन कर दें तो ऑब्वियसली वो पॉपुलेशन उतनी ज्यादा ग्रो करेगी और इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी रैपिड रेट पे कि वो जे शेप्ड एक कर्व जो है वो फॉर्म करता है, तो वो इस तरह से जो है वो दिखेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करके बोलते हैं इसको। तो ऐसे करके जे शेप में हमें दिखने वाला है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो है वो न्यूट्रिएंट्स हायर अमाउंट में। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमेंसलिज्म, गिवन एन एग्जांपल। तो कॉमेंसलिज्म इन एन इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर इज अनअफेक्टेड। तो वन स्पीसीज जो है वो बेनिफिट होगी, यानी कि पॉजिटिव साइन से डिनोट कर सकते हो आप इसको, पॉजिटिव साइन से डिनोट कर देंगे तो ये पॉजिटिव यानी जिसको बेनिफिट हो रहा है, और एक को कोई अफेक्ट ही नहीं हो रहा, वो जीरो है ना, अनअफेक्टेड है। तो केटल जो है एग्रीट एंड ग्रेजिंग केटल, इन दोनों के अंदर देखो एग्रीट जो है एक बगुले काइंड ऑफ जो है बर्ड्स होता है,
वो इंसेक्ट को खाता है। तो जब केटल मतलब ग्रेजिंग कर रही है यानी ग्रासेस को खाती है, तो जब तक ग्रासेस खाती है तो देखना वो काउ केटल्स के साथ साथ चलता है। ऐसा क्यों? तो जब केटल्स चलती है ना, तो जैसे पैर आगे बढ़ाएगी तो ग्रास में छुपे हुए इंसेक्ट उड़ते हैं, जैसे उड़ेंगे वो तो बगुला उनके आसपास होता है, तो वो एक रीट उसको खा जाता है। तो केटल इनके बिटवीन एक रिलेशनशिप है। क्या केटल को कोई फर्क पड़ रहा है इसके उस इंसेक्ट खाने से? लेकिन केटल के चलने से इंसेक्ट उड़ रहे हैं तो इसको बेनिफिट है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव और जीरो का एक साइन एंड कॉमेंसलिज्म जो है वो डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वन आता है व्हाट इज एन इकोसिस्टम, नेम द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है एक फंक्शनल यूनिट होती है नेचर की, और इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ईच अदर के इंटरेक्शन में होते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। इसके टू कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में लिविंग काइंड ऑफ आएंगे सारे प्लांट और एनिमल्स। अबायोटिक कंपोनेंट के सोइल का एयर, टेम्परेचर, ये सब कुछ काउंट होगा। नेक्स्ट आएगा नेम द थ्री लेवल्स ऑफ द बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी के थ्री लेवल्स हमें डिनोट करने। पहला आता है जेनेटिक डायवर्सिटी, सेकंड वाला आता है स्पीसीज डायवर्सिटी, और लास्ट वन आता है थर्ड इकोसिस्टम डायवर्सिटी। तो यहाँ पर ये थ्री काइंड ऑफ है, स्पीसीज डायवर्सिटी, जेनेटिक हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया स्पीसीज, और थर्ड हो गया इकोसिस्टम डायवर्सिटी। ये थ्री काइंड ऑफ बायोडायवर्सिटी लेवल है। नेक्स्ट वन आता है व्हाट आर क्रायोप्रोटीन्स, एक्सप्लेन देयर मोड ऑफ एक्शन। क्रायोप्रोटीन किस तरह से वर्क करती है वो बताना है। तो क्रायोप्रोटीन आर द इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है जो एक्चुअली में इंसेक्ट को किल करने में हम लोग यूज अप करते हैं। जो बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस एक बैक्टीरिया है, उसी से हम लोगों ने इसको प्रोड्यूस किया है। दे आर द प्रोड्यूस्ड एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन द बैक्टीरिया। हम लोगों ने जब इसको आइसोलेट किया इस जीन को बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस से, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है एक्चुअली में। इन द अल्कलाइन गट ऑफ इंसेक्ट द टॉक्सिन बिकम्स एक्टिव। ये जैसे ही उसको इंसेक्ट खाते हैं तो वो उसकी गट में जाकर रिएक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ अल्कलाइन मीडियम पर ये एक्टिवेट होते हैं और टॉक्सिक रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट पर्टिकुलर मर जाता है। तो इस तरह से क्राई प्रोटीन जो है वो वर्क करती है। नेक्स्ट था राइट एनी थ्री एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स की तीन एप्लीकेशन बतानी है। पहला है स्टडिंग द जीन रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट। जीन किस तरह से वहां पर एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को और उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो वो एक स्टडी करने के लिए। सेकेंड वन, हम लोग अपने लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, जैसे थेराप्यूटिक प्रोटीन को बनाया है। थर्ड वन जो होता है हम लोग सेफ्टी टेस्टिंग करते हैं, जैसे वैक्सीन और टॉक्सिन के रेफरेंस में, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं इसके रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पॉपुलेशन ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व से हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को एक्सप्लेन करना है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होगा कि ग्रोथ तभी हो पाती है जब पॉपुलेशन में अनलिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो ऑब्टेन होंगे, यानी अनलिमिटेड होंगे। तो रिसोर्सेज जहां अनलिमिटेड होंगे वहां पर पॉपुलेशन में ग्रोथ एक्सपोनेंशियली रैपिडली देखने को मिलती है। पॉपुलेशन इंक्रीज द रैपिडली फॉर्मिंग अ जे शेप्ड कर्व, जो अभी बताया था। इट इज द रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन dn by dt इज इक्वल टू rn। यहाँ पर r इंट्रिंसिक रेट होती है, ये n डेंसिटी को डिनोट करता है। dn by dt जो है पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में होने वाली डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज है dn by dt। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक्चुअली में हेल्प करती है पॉपुलेशन इंक्रीज करने में, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। तो ये इसके टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। इसका और क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी थ्री पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। हम एक पॉपुलेशन के थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करना। पहला नेटिलिटी होता है, बर्थ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन। दूसरा मोर्टेलिटी, डेथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन, और लास्ट में सेक्स रेशो ऑफ मेल और फीमेल का पॉपुलेशन में। तो ये थ्री कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं, ये पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इनसे पॉपुलेशन जो है डायरेक्टली इफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड, एक्सप्लेन एनी वन टाइप। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने होता है किसी भी ट्रॉफिक लेवल का, उसी को हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं।
हम लोग यहाँ पर 3 जो है कुछ पिरामिड्स को एक्सप्लेन करेंगे। 1 को एक्सप्लेन करना, वो कोई सा भी है, एनी 1 बोला है, तो मैंने यहाँ पर जो भी हमारे एनसीईआरटी में तीनों हैं वो धीरे धीरे से, मतलब वो तीनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। पहला है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी जो है ईच ट्रॉफिक लेवल पे किस तरह से ट्रांसमिट होती है उसको शो करता है। और याद रखना, एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो ऑलवेज अपराइट काइंड ऑफ होगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो लेस होती चली जाती है, बॉटम से 10% लॉस लेस होती है, तो इस तरह से लेस, तो ये ऑलवेज अपराइट ट्रायंगुलर शेप में ही देखने को मिलेगा ऐसा। इसके रेफरेंस में याद रखना, जब भी प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर होता है, टर्शियरी लेवल पे जाते हैं, तो 4 ट्रॉफिक लेवल ही ड्रॉ करने होते हैं इन जनरली हमें। तो प्रोड्यूसर से 10% जाएगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से नेक्स्ट 10% जाएगा, इस तरह से ईच ट्रॉफिक लेवल से ओनली 10% एनर्जी ही ट्रांसमिट होनी है, ये याद रखना है। क्लियर? तो इस तरह से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ये डिक्रीज होती चली जाएगी, इसलिए ये अपराइट काइंड ऑफ जो है वो देखने को मिलता है हमें, पिरामिड ऑफ एनर्जी। सेकंड वन आता है पिरामिड ऑफ नंबर। यहाँ पर हम लोग ईच टॉपिक लेवल पर जो है वो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म को शो करेंगे। ये जो है वो नंबर ईच टॉपिक लेवल पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी भी स्पीसीज के शो करता है। ये नंबर ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं हम लोग पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल के ईच ट्रॉपिक लेवल पर, उसी को हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर बोलते हैं। इसका डायग्राम में बताऊंगा। नंबर ऑफ पिरामिड जो है इसके टाइप्स है, ये अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। अपराइट के लिए एग्जांपल याद रखना, ग्रासलैंड और पॉन्ड इकोसिस्टम जो होता है उसके अंदर ये अपराइट काइंड ऑफ होता है, यानी कि सीधा। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली एज यू मूव अप द पिरामिड अपर साइड। जैसे ऊपर अपर साइड हम लोग चलेंगे तो ये एक्चुअली में धीरे धीरे से ये डिक्रीज होना स्टार्ट करते हैं नंबर्स। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, थाउजेंड्स ऑफ ग्रास प्लांट है, ये प्रोड्यूसर हो गए। स्मॉलर नंबर ऑफ ग्रास जो है हॉपर है, उसको ऑब्वियसली वो खाएंगे इसको, तो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। फिर विच सपोर्ट करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर को, लीडिंग टू द सिंगल हॉक, लास्ट वन टॉप प्रीडेटर पर चले जाएगा। तो इस तरह से देखो अपर साइड जा रहे थे हम लोग, डिजीज ये धीरे धीरे नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। ये देखो प्लांट जो है ये प्रोड्यूसर है, प्लांट्स हैं, इनका नंबर जो है ग्रासेस के अंदर है सपोज करो, तो ये बहुत सारे कहाँ गया, ये इन्वर्टेड काइंड ऑफ दिया हुआ है, स्पिंडल शेप में है ये इन्वर्टेड है। इसमें अगर हम लोग अपराइट करके देखेंगे तो, अभी रुको एक मिनट, ये एग्जांपल हमने लिया है अपराइट का, तो यहाँ पर ग्रासलैंड के रेफरेंस में हमें ड्रॉ करके देखना है। तो देखो यहाँ पर ग्रासलैंड के रेफरेंस में, तो ये हो गया हमारा नंबर्स के रेफरेंस में हम लोग दे रहे हैं ये। तो ग्रासेस प्लांट बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो यहाँ पर नंबर ज्यादा होते हैं प्लांट्स के, है ना। सपोज करो 1000 प्लांट है, इसको खाने वाले जो इंसेक्ट होंगे उनका अमाउंट ऑब्वियसली इससे तो कम ही होगा। सपोज करो ये 600 समथिंग है। फिर इंसेक्ट को खाने वाले फ्रॉग जो होंगे उनका अमाउंट और कम होगा, वो सपोज करो 100 है, और लास्ट वन इसको खाने वाला हॉक जो होगा वो ओनली 1 होगा। तो देखो अपर साइड जाते हुए नंबर जो है वो डिक्रीज होते हैं। इस तरीके से इन एग्जांपल में ये एक्चुअली में अपराइट काइंड ऑफ जो है वो फॉर्म होगा। ये जो एग्जांपल है वो है इन्वर्टेड पिरामिड का, जिसमें पैरासाइटिक फूड चेन दी हुई है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस एट द हायर ट्रॉफिक लेवल पे जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिंगल लार्ज ओक ट्री है, तो ट्री के ऊपर जो है वो मेनी काइंड ऑफ हर्बीवोरस इंसेक्ट्स हैं, फिर विच इन टर्न सपोर्ट द 1000 ऑफ द पैरासाइट लाइक लाइस और बैक्टीरिया को वो सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से वो फॉर्म होगा। तो यहाँ पर देखो इन्वर्टेड काइंड ऑफ फॉर्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हाइपर पैरासाइट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, फिर यहाँ पर छोटे वाले पैरासाइट लाइस वगैरह, इनको खाने वाले हर्बीवोरस है और प्लांट है के। तो देखो प्रोड्यूसर का नंबर तो बहुत कम है, और अपर साइड जाने पर ये जो ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये उल्टा पिरामिड बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्टेड काइंड ऑफ पिरामिड। नंबर्स देखो आप, प्रोड्यूसर का नंबर 1 है और बाकी का ज्यादा है, तो अपर साइड इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए इसको इन्वर्टेड काइंड ऑफ पिरामिड बोलेंगे। ये था नंबर का पिरामिड जो 2 टाइप का होता है, इन्वर्टेड भी होता है और अपवर्ड भी होता है, अपराइट। नेक्स्ट आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। इसमें बायोमास जो है वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल
लिविंग ऑर्गेनिज्म एट अ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, और ये जो है एक इकोसिस्टम में हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो याद रखना है यहाँ पर जो बायोमास होगा वो वेट की फॉर्म में डिनोट करना है, और ये जो है जनरली अपराइट काइंड ऑफ ही होता है। तो अपराइट हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर। इसमें बेस्ट एग्जांपल क्या लेंगे, पिरामिड ऑफ बायोमास का अपराइट है। इसका मीनिंग है हाईएस्ट जो नंबर यानी वेट जो होगा वो प्रोड्यूसर का होगा, और धीरे धीरे ये अपर साइड जाएंगे तो ट्रॉफिक लेवल में ये वेट कम होता चला जाएगा, डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो वो करेक्टरिस्टिक फीचर दे रखा है कि बेस में प्रोड्यूसर जो है ब्रॉडर होता है, और जैसे जैसे टॉप मोस्ट पर जाएंगे तो वेट कम होने की वजह से ये नेरोवर होता जाएगा और अपराइट काइंड ऑफ फॉर्म होगा। एग्जांपल दे रखा है ग्रासलैंड का, कि लार्ज मास ऑफ ग्रासेस सपोर्ट अ स्मॉलर मास ऑफ हर्बीवोरस जैसे रैबिट, इंसेक्ट वगैरह, है ना, विच इज टर्न सपोर्ट इवन अ स्मॉलर मास ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर जैसे स्नेक और हॉक, है ना। तो इस तरह से तो देखो बायोमास के रेफरेंस में चलेंगे तो हम लोग ग्रासलैंड में चलते हैं। मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको, समझना। ये अपराइट काइंड ऑफ फॉर्म करेंगे हम लोग। तो ये प्रोड्यूसर है, प्लांट है, तो प्रोड्यूसर का वेट तो ज्यादा है कंपेरेटिवली। ये हमारी क्रॉप है, तो इनका वेट ज्यादा है। इस क्रॉप को खाने वाले कौन होगा, ऑब्वियस है रैबिट होगा। तो इसके कंपैरिजन में रैबिट का अमाउंट कम, तो वेट क्या आएगा, कम ही आएगा। फिर इसको खाने वाला स्नेक और लाइटर हो गया, और लास्ट वन में इसको खाने वाला स्नेक को जो भी हॉक वगैरह है वो आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप अपर साइड जाएंगे तो यहाँ पर बायोमास यानी जो इसका वेट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये एक अपराइट काइंड ऑफ फॉर्म हो गया, अपराइट काइंड ऑफ बायोमास का ये पिरामिड है। ये रहा, यानी टॉप कार्निवोरस जो है उसका वेट बहुत कम होगा। यहाँ पर ऐसे डिनोट किया गया है, देखो प्लांट है 1000 kg है, रेबिट वगैरह है, सो ये इस तरह से। यही चीज इन्वर्टेड होती है बायोमास के रेफरेंस में जब एक्वाटिक इकोसिस्टम पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो होता है वो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, छोटे छोटे से प्लांट, इनका वेट बहुत कम होता है। फिर फाइटोप्लैंक्टन से जूप्लैंक्टन होते हैं, जिनका नंबर थोड़ा ज्यादा होता है तो उनका वेट ज्यादा। फिर छोटी फिशेस खाती हैं उनको, तो उनका अमाउंट और जो है वो बढ़ जाएगा, तो उनका वेट ज्यादा बढ़ जाएगा। और लास्ट वन जो बड़ी फिश होती है उसका वेट और ज्यादा है। तो इस तरह से बायोमास में सबसे अपर साइड टॉप कार्निवोरस का जो वेट होगा वो ज्यादा होगा कंपैरेटिवली प्रोड्यूसर यानी फाइटोप्लैंक्टन। क्लियर? उसके लिए रेफरेंस में एक और डायग्राम मैं बना दूं। लो, फाइटोप्लैंक्टन आएंगे बॉटम में, बहुत छोटे प्लांट होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन के बाद जूप्लैंक्टन आएगा, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन के बाद स्मॉलर फिश, और फिर लार्ज फिश, शार्क वगैरह। तो इस तरह से ये लार्ज फिश जो है इसका अमाउंट थोड़ा सा बड़ा होगा, तो वेट, तो ये शार्क मछली आ गई तो ये बड़ी होती है तो इसका वेट ज्यादा, और जो प्लांट होंगे उनका कम होता है। नेक्स्ट वन, इन्वर्टेड पिरामिड जो है बायोमास एक्वाटिक के रेफरेंस में अभी देखा हमने, जो मैंने ड्रॉ किया था। करेक्टरिस्टिक फीचर है बेस पे जो है वो नैरोवर होता है और ब्रॉडर होगा ऊपर टॉप मोस्ट पार्ट पर। रीजन दिया है दिस अकर बिकॉज ऑफ जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है काफी टाइनी फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फिर हैव एक्सट्रीमली हाइट जो है वो टर्न ओवर रेट जो है वो इनका होता है। दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड कंज्यूम द जस्ट क्विकली बाय द जूप्लैंक्टन एंड द स्मॉल फिश। और जूप्लैंक्टन जाएंगे तो वेट ज्यादा, फिर फिश जाए और वेट ज्यादा, और बड़ी फिश खाएंगी तो और वेट ज्यादा। इस तरह से ये इन्वर्टेड फॉर्म होता है। क्लियर? ये यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट वन आता है इसी का और क्वेश्चन, व्हाई आर डिकम्पोजर्स इंपॉर्टेंट इन एन इकोसिस्टम? क्योंकि यही होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, अभी जैसे किसी भी बॉडी को अगर ये ब्रेक डाउन करेंगे तो वहां पर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिग्रेड होंगे और वो रिलीज होंगे, तो एनवायरनमेंट में उनको रिलीज करने के लिए
एक बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट को रिलीज करने में हेल्प करते हैं, तो इसलिए ये डिकम्पोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल सकते हैं रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एरिया। ऑब्वियस है, किसी भी स्पीसीज को रहने के लिए अगर एरिया इंक्रीज होगा तो वो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती है वहां पर। तो दिस रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंट बाय एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड है वो एक्चुअली में। तो ऐसा है ये एस इज इक्वल टू सी ए पावर जेड। इट एक्सप्लेन्स हाई बायोडाइवर्सिटी इन द लार्जर एरिया में हाई बायोडाइवर्सिटी को डिनोट करते हैं। व्हेन प्लॉटेड द रिलेशनशिप टेक्स प्लेस टू डिस्टिंक्ट फॉर्म बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ द एक्सिस। टू डिस्टिंक्ट जो है वो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलेगा। पहला है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला काइंड ऑफ यहाँ पर वो ग्राफ देखने को मिलता है, जो कि अरिथमेटिक स्केल पर हम लोग बात करेंगे। अरिथमेटिक किस तरह से वो ग्रो करता है अरिथमेटिक फॉर्म में। तो ऑन अ नॉर्मल ग्राफ द रिलेशनशिप इज शोन एज अ कर्व दैट राइजेज स्टीपली एट फर्स्ट एंड देन लेवल ऑफ प्लेटियस के रेफरेंस में शोइंग दैट स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस विद एरिया बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। यानी कि एरिया इंक्रीज करेंगे तो पॉपुलेशन एक बढ़ती है, लेकिन एरिया जहां पर लिमिटेशन पे चला जाएगा वैसे स्पीसीज भी लिमिटेशन पर चली जाएगी। तो ये इस तरह से हाइपरबोला फॉर्म होगा। ये देखो डिक्रीज हो गई है यहाँ पर, स्टार्टिंग में इंक्रीज फिर स्टेबल चली गई है। स्ट्रेट लाइन सेकंड वाला जो लॉगरिथम की रेफरेंस में आएगा, ये इक्वेशन इसकी यहाँ अलग है और लॉगरिथम के रेफरेंस में यहाँ अलग आएगी। तो ऑन द लॉग स्केल द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर मेकिंग इट इजियर टू एनालाइज द रेट ऑफ स्पीसीज एक्यूमुलेशन। एरिया बढ़ने पर स्पीसीज कंटिन्यूअसली ग्रो करती है, ये लॉगरिथम के स्केल के रेफरेंस में, जहां पर log c प्लस जेड log a ये यहाँ पर इक्वेशन आएगी एरिया स्पीसीज रिलेशनशिप के बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एविल क्वार्टेट। मैंने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी लॉस की कुछ रीजन होते हैं और वो चीज 4 रीजन मेन है, उन 4 की वजह से इसको एविल क्वार्टेट बोलते हैं। वो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। पहला है फर्स्ट जो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दिस इज द कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज है। ये लॉस बायोडाइवर्सिटी लॉस का मेन रीजन माना जाता है। इट अकर्स व्हेन द नेचुरल एनवायरनमेंट आर डिस्ट्रॉय। एग्जाम्पल है जैसे क्लियरिंग द अमेजोन रेन फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए रेन फॉरेस्ट को बीच बीच में से काट दिया और वहां पर फील्ड बना ली उन्होंने खुद के खेत। तो वहां पर वो है ना कुछ सोयाबीन वगैरह को बोने के लिए उन्होंने मेन प्लांट को काटकर खेत बना लिए। तो डाइवर्सिटी को क्या कर दिया उन्होंने, लॉस कर दिया और डिवाइड कर दिया इनटू द स्मॉलर आइसोलेटेड पैचेस बाय रोड और अर्बन डेवलपमेंट, है ना, वहां पर रहने के लिए काट दिए। मेकिंग इज डिफिकल्ट टू स्पीसीज टू सर्वाइव रिप्रोड्यूस। वहां की जो पर्टिकुलर स्पीसीज थी वो वहां रह ही नहीं पाएगी, अब हमारा इंटरफेरेंस हो गया तो डाइवर्सिटी क्या हो गई, लॉस हो गई। तो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, यानी कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि उनको काट देना सारे प्लांट्स को, हैबिटेट लॉस को कर देना। इसकी वजह से वहां की जो हैबिटेट है, वहां के जो जानवर एनिमल्स है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सेकंड वन ओवर एक्सप्लॉइटेशन करता है, जरूरत से ज्यादा शिकार कर लेना भी पर्टिकुलर स्पीसीज को क्या कर देता है, एक्सटिंक्ट कर देता है। बेस्ट एग्जांपल है स्टेलर काउ सी काउ और पैसेंजर पीजन। ये दोनों बहुत ज्यादा हायर अमाउंट में इनका शिकार प्रेडेशन किया गया और ऑब्वियसली आज एक्सटिंक्ट हो गए, देखने को भी नहीं मिलते, तो और एक्सप्लॉइटेशन हो गया। थर्ड है एलियन स्पीसीज को इन्वेजन करना, बाहर से एक न्यू स्पीसीज को लाकर इंट्रोड्यूस करा दिया यहाँ पर और उस स्पीसीज ने अपना आप को यहाँ ग्रो करके हमारी लोकल स्पीसीज को खत्म और एक्सटिंक्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ की तो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है दिया हुआ है एग्जांपल ईरा। एक नाइल पर्च करके एक फिश थी जिसको लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया और उसने हमारी वाली जो यहाँ पर 200 स्पीसीज थी सिचलिड फिश की, छोटी छोटी थी कलरफुल, ये नाइल पर्च उनको खा गई और लास्ट में एक्सटिंक्ट ही कर दिया। तो वो बाहर से लाई गई थी और ये हमारी लोकल स्पीसीज थी इंडिजिनस, तो उसने नाइल पर्च ने इसको एक्सटिंक्ट कर दिया, खत्म कर दिया। तो हमारे यहाँ की स्पीसीज जो बायोडाइवर्सिटी इसकी थी वो खत्म हो गई। को एक्सटिंक्शन क्या हुआ कि दिस अकर्स व्हेन द एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीसीज लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ अनदर। दो स्पीसीज जब सर्वाइवर के लिए ईच अदर पर डिपेंड करते हैं, एक खत्म होने पर दूसरा भी खत्म हो जाता है। क्यों?
क्योंकि उसको फूड कहाँ से मिलेगा, वो एक तो खत्म हो गई जिस पे वो डिपेंड करता था। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल आता है एक होस्ट फिश है, वो बिकम एक्सटिंक्ट हो गई बिकॉज ऑफ द यूनिक पैरासाइट डिपेंडेंस सोलेली ऑन दैट होस्ट डाई ऑल्सो आउट। देखो कोई अगर पैरासाइट है, जैसे सपोज करो कोई पैरासाइट हमारे ऊपर रहता है, जैसे लाइस है, अगर हम लोग ही नहीं रहेंगे जहां पर लाइस को ग्रो करना है, तो लाइस किस पर ग्रो करे, तो लाइस की जो डेफिनेशन, लाइस जो स्पीसीज होगी वो भी क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह से कुछ होस्ट फिशेस थी इंटेंस, जिन पर कुछ पैरासाइट डिपेंड कर देते हैं। जब वो फिश गायब हो गई तो ऑब्वियस है वो पैरासाइट भी धीरे धीरे मर गए और एक्सटिंक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग यहाँ पर इसका एक्सप्लेन करेंगे रोल बायोटेक का, क्या क्या एप्लीकेशंस होती है। हम लोग ट्रांसजेनिक क्रॉप बना सकते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर जीन को इनोकुलेट करा कर इंजेक्ट करके हमारे लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। दूसरा, इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बना सकते हैं, मतलब किसी भी क्रॉप को हम लोग जो कोई इंसेक्ट अगर उसको खा रहा है तो उसका अगेंस्ट रेजिस्टेंट बना सकते हैं। बीटी कॉटन सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। क्राइजीन को इंट्रोड्यूस कराकर, जो कि बेसिलस thuringiensis से लिया था, उस कॉटन में डाल दिया और वो कॉटन उस पर्टिकुलर इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गई। हर्बिसाइड जो है वो टॉलरेंट बना सकते हैं किसी भी क्रॉप को, यानी कि वहां पर हर्बिसाइड जो है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, हर्बिसाइड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लांट को। फिर हम लोग किसी भी प्लांट को परमानेंटली डिजीज रेजिस्टेंस कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, कोई भी जीन को वहां पर पर्टिकुलर इंजेक्ट करके, जैसे हम लोग वैक्सीन लगाते हैं वैसे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप विद द इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन क्वालिटी। हमने बनाया था, देखो गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए का अमाउंट बहुत ज्यादा था, तो हमने विटामिन ए रिच जो है वो गोल्डन राइस बना दिया, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर दिया। तो ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हो रहा है और इन्हीं को बोलते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। इसी का और क्वेश्चन है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है व्हाट इज द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन जो होता है वो एक्चुअली में पॉपुलेशन और डिफरेंट स्पीसीज के बिटवीन है। इसके कुछ मेजर टाइप्स हैं। मेजर टाइप्स क्या क्या आएंगे, पहला है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में बहुत स्पीसीज जो इंटर रिलेशनशिप में होगी वो ईच अदर के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, यानी बहुत के लिए पॉजिटिव साइन आएगा। लाइकेन बेस्ड एग्जांपल है ये, एल्गी और फंगस के लिए होता है, उनका रिलेशनशिप है। मतलब कॉमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट है, एक को कोई बेनिफिट नहीं है। ये जो है एक तो बेनिफिट होगा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने काउ केटल का और वो बगुले का एग्जांपल दिया था, ये केटल एग्रीट और ग्रेजिंग केटल का एग्जांपल इसमें बेस्ट एग्जांपल है। पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट है उसको तो बेनिफिट है, लेकिन जिससे वो न्यूट्रिशन लेगा उसको तो नेगेटिव, यानी कि उसको हार्म होगा। तो एक पॉजिटिव यानी कि एक बेनिफिशियल है, एक हार्मफुल होगा इसमें। पैरासाइट तो बेनिफिट होगा और जिस होस्ट पर वो है उसको तो लॉस होगा। तो टेप फॉर्म जो होता है हमारे ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, हमारे गट से जो है वो नरिशमेंट लेता है, तो हमें लॉस होता है, डिजीज कॉज कर देता है और ऑब्वियसली हमारे खून को चूसता है वो। नेक्स्ट प्रीडेशन। प्रीडेशन में भी ये शिकार जो करेगा तो शिकारी को तो बेनिफिट होगा और जो प्रे है शिकार को लॉस होगा। तो प्रीडेटर किल्स द प्रे, जैसे टाइगर डियर को मारे, टाइगर कौन हुआ, प्रीडेटर, डियर कौन हुआ, प्रे। कंपटीशन में दोनों को लॉस होगा, बहुत हार्म होगी। जैसे प्लांट कॉम्पिट करेगा फॉर न्यूट्रिएंट्स के लिए आपस में, तो भी ऐसे दोनों को नरिशमेंट तरीके से नहीं मिलेगा तो दोनों को ही लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के कुछ कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। तो पहले कंपोनेंट लेंगे बायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट जो कि लिविंग काइंड ऑफ होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर, ये प्लांट्स होंगे, एल्गी होंगे, सम काइंड ऑफ अदर बैक्टीरिया जो फूड का प्रोडक्शन करेंगे सनलाइट फोटोसिंथेसिस के थ्रू। दूसरे कंज्यूमर होते हैं जो प्रोड्यूसर पे ऑब्वियसली डिपेंड करते हैं। कंज्यूमर में कौन कौन आता है, हर्बीवोरस आते हैं जो ऑब्वियस प्लांट को खाएंगे, तो हर्बीवोरस को खाने वाले कार्निवोरस, और लास्ट वन जो है ओमनिवोरस जो इनको भी खा जाएंगे। तो ये कंज्यूमर काउंट होंगे। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर लास्ट में आते हैं। जब डेड हो जाते हैं तो फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह उसको ब्रेक डाउन करके सॉइल के अंदर जो है वो मिक्स कर देते हैं नरिशमेंट। तो ये बायोटिक कंपोनेंट थे। अब बायोटिक कंपोनेंट में आ जाओ। अबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग आएंगे, जैसे सन, लाइट, वाटर, एयर, सॉइल, ये सब कुछ, टेम्परेचर, मिनरल्स, ये क्लाइमेटिक जो है फैक्टर्स होते हैं। और थर्ड वन आता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन। इसका मतलब है वर्टिकल लेयरिंग। एग्जाम्पल है कैनोपी, श्रब्स, ग्राउंड कवर इन फॉरेस्ट फॉर रिसोर्स यूज।
तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, एक वर्टिकल लेयरिंग की फॉर्म में हम लोग वहां पर वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि इस तरह से होता है। ये इकोसिस्टम को हम लोग इस तरह से ट्रॉपिक लेवल की फॉर्म में अरेंज करते हैं, वो यहाँ पर शो किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन करना है इसका। फिर आता है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ ऑर्गेनिजम्स आर स्प्रेड आउट। ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में बोला जाता है हाउ ऑर्गेनिज्म आर स्प्रेड आउट। तो क्लम्प्ड में हो सकते हैं, या तो या ग्रुप में, या यूनिफॉर्म यानी इंडिविजुअल रह सकता है, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन भी वहां पर डिनोट करता है। इकोसिस्टम का फंक्शन देखो, एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में, यानी कि सोलर एनर्जी सबसे पहले प्लांट यूज करेंगे, फिर वहां से प्रोड्यूस करेंगे, प्लांट को हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से फिर कहानी से टॉप कार्निवोरस, इस तरह से एनर्जी जो फ्लो है वो फूड की फॉर्म में ईच लेवल पर ट्रांसमिट होगी। तो ये पहला फंक्शन हो गया एनर्जी फ्लो करना। दूसरा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, लास्ट में जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो ऑब्वियसली वहां से बायोडिग्रेडेशन के थ्रू उसको हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं, और उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं और इनऑर्गेनिक वो रिलीज कर देते हैं, तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में काम आता है। प्रोडक्टिविटी, प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी में भी ये हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। डिकम्पोजिशन हो गया, ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स को वहां पर रेगुलेट रिलीज कर देना। रेगुलेशन तो कर ही रहे, इकोसिस्टम हेल्प द रेगुलेट क्लाइमेट, फिल्टर वाटर फ्रॉम सॉइल, तो ये सब कुछ रेगुलेट करता है वो। हैबिटेट प्रोविजन, प्रोवाइड एक शेल्टर और रिसोर्स फॉर द पर्टिकुलर लाइफ, तो ये हैबिटेट प्रोविजन होता है। इसी का नेक्स्ट करके और क्वेश्चन है, व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट लेवल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग होता है वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, दैट इज नोन एज ऑल काइंड ऑफ अर्थ पर प्रेजेंट जितनी भी लिविंग वैरायटी उनको बायोडाइवर्सिटी में काउंट करते हैं। 3 लेवल्स होते हैं इसके, जेनेटिक लेवल पर, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में मेनी काइंड ऑफ पॉपुलेशन स्पीसीज होगी, तो वो ऑब्वियसली जेनेटिक लेवल पर डिफरेंट वेराइटीज को शो करेगा, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है 3 लेवल में, याद रखना पहला। दूसरा, स्पीसी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मिनी ये जो भी एक पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी है, तो जैसे वेस्टर्न घाट एक पर्टिकुलर रीजन है तो वहां पर स्पेसिफिक काइंड ऑफ वेराइटी देखने को मिलेगी स्पीसीज की, तो वो स्पीसी डाइवर्सिटी को डिनोट करता है। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इसमें एक पर्टिकुलर एरिया ले लेंगे हम लोग, जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, वेटलैंड, है ना, ये एक पर्टिकुलर एरियाज है जो जहां है वहीं पर ही है, तो वो वहां पर अलग ही डाइवर्सिटी शो करते हैं। तो इस तरह से 3 लेवल होंगे इसके। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, देखो, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड रेजिलाइंस, तो यहाँ पर जो इकोलॉजी है उसको सस्टेन और स्टेबल करने में बायोडाइवर्सिटी हेल्प करती है। दूसरा, इकोनॉमिक वैल्यू रखती है, जैसे फूड ऑब्टेन होता है हमें बायोडाइवर्सिटी, मेडिसिन, रॉ मटेरियल्स। थर्ड है एस्थेटिक एंड कल्चरल वैल्यू भी है, कुछ प्लांट्स को हम लोग पूजते हैं। फोर्थ है एथिकल वैल्यूज भी होती हैं, कुछ ऐसी स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट हो गई है और ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जिनकी वैल्यूज है बहुत ज्यादा, जैसे चंदन का पेड़ हो गया, है ना, इस तरह से। प्रोवाइड्स इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक पॉलिनेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इसमें भी ये हेल्प करते हैं, तो ये कुछ इकोसिस्टम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है केस बेस्ड क्वेश्चन, 11th है ये क्वेश्चन नंबर। इसका ये थोड़ा सा केस दिया हुआ है, इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ लीफ लीटर, लीटर का मतलब होता है जो लीफ वगैरह झड़ के सड़ती है ना उसको लीटर बोलते हैं, एक्यूमुलेट हो जाती है ऑन द फॉरेस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको धीरे धीरे से डिग्रेड करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो ये एक थोड़ा सा पैराग्राफ दिया होता है, इसके रेफरेंस में क्वेश्चन पूछने वाला है। पहला क्वेश्चन पुटअप किया है, व्हाट इज द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव। ये ऊपर जो पैराग्राफ दिया है वो क्या है, तो उसमें लीटर को डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन करना। तो वो बोला था कि प्रोसेस कौन सा है वो ऊपर, तो डिकम्पोजिशन है। क्वेश्चन बी पूछा है कि नेम द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस, तो हमें पता है डिकम्पोजिशन की स्टेप होती है 3, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और मिनरलाइजेशन। तो यहाँ पर ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जो भी प्लांट से लीफ है, फ्लावर है, ये थोड़े से झड़ते हैं तो नीचे जाकर इनको छोटे छोटे ब्रेक डाउन कर देते हैं, जैसे अर्थवॉर्म वगैरह करेगा, तो उसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है कि विच ऑर्गेनिज्म आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर मिनरलाइजेशन, तो हमें पता है बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो लीफ वगैरह को ब्रेक डाउन करके उनके मिनरल्स को रिलीज करते हैं और सोइल के अंदर चले जाते हैं, तो बैक्टीरिया फंजाई हैं वो ऑर्गेनिज्म जो मिनरलाइजेशन में हेल्प करते हैं। लास्ट डी है मेंशन एनी वन फैक्टर अफेक्टिंग द डिकम्पोजिशन, तो हमें पता है डिकम्पोजिशन जो है वो बैक्टीरिया इनके थ्रू होगा और पर्टिकुलर एंजाइम जो है रिलीज करने के बाद ही ब्रेक डाउन होता है। तो मॉइस्चर और टेम्परेचर और ऑक्सीजन, ये 3 कंटेंट है जो उसको डिकम्पोजिशन को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे।
इसका और क्वेश्चन भी दिया हुआ है मैंने, इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम ग्रास इज ईटन बाय डियर which are hunted by the lion. Teaks live on the body of deer and suck blood. Birds sitting on the grazing cattle feed on insect disturbed during a grazing. तो ये कुछ मैंने यहाँ पे इकोसिस्टम के रेफरेंस में दिया है पैराग्राफ। तो क्वेश्चन पूछा उसने कि आइडेंटिफाई द इंटरेक्शन बिटवीन ग्रास एंड डियर। तो ग्रास और डियर के बिटवीन इंटरेक्शन क्या है? तो हमें पता है ग्रास फूड वो है प्लांट और डियर जो हर्बीवोरस है। तो इन दोनों के बिटवीन जो एक रिलेशनशिप है वो हर्बीवोरी का रिलेशनशिप है। सेकंड आता है नेम द इंटरेक्शन बिटवीन लायन डियर। तो इसके बीच में जो प्रीडेशन है वो यहाँ पर रिलेशनशिप को डिनोट करता है, क्योंकि ये प्रीडेटर है और वो प्रे है, तो प्रीडेशन रिलेशनशिप है इन दोनों के बिटवीन। नेक्स्ट आएगा व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टीक्स एंड डियर। तो टीक्स जो है पैरासाइट होता है, तो इन दोनों के बिटवीन पैरासिटिज्म डिनोट हो रहा है। आइडेंटिफाई द इंटरेक्शन बिटवीन द बर्ड्स एंड केटल। तो ये कॉमेंसलिज्म था। बर्ड्स को तो बेनिफिट होता है जब केटल चलते हैं, इंसेक्ट उड़ते हैं उनको खाया जाता है, तो केटल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो, और ये पॉजिटिव है, तो ये कॉमेंसलिज्म को डिनोट करता है। हमें पता है जो बेनिफिशियल होता है जिसको कोई हार्म नहीं होता, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग कॉमेंसलिज्म बोलते हैं, अभी आया भी था। तो ये हमारा यहाँ पर ये पेपर हो जाता है कंप्लीट, पूरा सॉल्यूशन। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, निशान के साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ जो कि न्यू वन मेजर होगा। ये B4 था, इसके बाद मेजर पेपर ही होगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, निशान के साथ पढ़ते रहिए।